welcome to everyone who is watching this series in my channel. Okay, so आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप देखो ये टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अज्यूम की जा रही हैं कि आप पढ़ कर आए हो फ्रॉम क्लास 8th, बट हम ये जानते हैं कि किन्हीं वजहों से कुछ चैप्टर्स हमारे छूट जाते हैं हर क्लास में। दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू एवरी स्टूडेंट। ओके, और आजकल तो वैसे भी कोविड का माहौल चल रहा है। सो अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं बिल्डअप किया है, पॉलिनोमियल वगैरह आपने नहीं पढ़ा है, इक्वेशंस के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम। आप एक काम करिए, आप कमेंट सेक्शन में जा करके बताइए कि आपने नहीं पढ़ा है, ताकि वी कैन मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। सबसे पहले हम जो हमारा 8th क्लास का बेस है वो बिल्डअप करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बेस बिल्डिंग में जाएं। हम यहाँ पे सिर्फ मेजर पॉइंट्स जो हमें लेने हैं फॉर एंट्रेंस पर्पस, ठीक है। आप ये याद रखना कि हम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या आपको कुछ हवा में जाता हुआ लग रहा है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से है। सब कुछ ऐसा है कि आपने 8th पढ़ा है, आपने 9th पढ़ा है, आपके पास बेस है। अब हम आगे की बात करेंगे कि एंट्रेंस पर्पस से आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर आपने 8th नहीं पढ़ा है, 9th नहीं पढ़ा है, 10th भी नहीं पढ़ा है, देन यू कैन गिव मी अ हिंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दैट हम उसको भी कवर करते चलें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे टॉपिक्स कई बार समझ में नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं पाते किसी वजह से, ठीक है। तो हो सकता है 8th क्लास में आप पढ़ाई ना कर पाए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोविड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबके पास डिवाइसेस भी नहीं थे, तो कुछ लोगों ने डिवाइसेस लिए हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह, तो इसका बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये करिए कि आप बता दीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया है वो अब एंट्रेंस पर्पस से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द मेजर पॉइंट्स जो हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में याद रखने हैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है। तो सबसे पहली चीज होती है, आपने पढ़ा होगा इन क्लास 8th अबाउट डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। डिग्री क्या होती है, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल है किसी भी इक्वेशन के अंदर, अगर मान लो वो x की पावर 1 है तो इसे हम कहते हैं 1। डिग्री कितनी है इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है किसी भी इक्वेशन में तो हम उसे कहते हैं कि इसकी डिग्री 2 है। x की हाईएस्ट पावर 3 है तो हम इसे कहते हैं डिग्री 3 है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, जैसे हमें दे रखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। तो आप कहोगे कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 3, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर पॉसिबल है वो है 3। मैं थोड़ा सा बेस बिल्डिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने ये टॉपिक स्किप कर दिया हो। तो 8th क्लास का तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट अब भी हमें इसे पूरी तरह नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो a की हाईएस्ट पावर 3। अब मान लो एक इक्वेशन में आपको दूं x की हाईएस्ट पावर है 3, bx, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की बताइए आप क्या होगी, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी 2। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। चाहो तो लिख लो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। आगे बात समझ में, यानी x की मैक्सिमम पॉसिबल पावर 1 हो सकती है। x जो है वो मैक्सिमम डिग्री उसकी 1 हो सकती है। आगे बात समझ में, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर इक्वेशन तो हमको समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि जिसकी हाईएस्ट पॉसिबल पावर 1 हो। अच्छा, जिसकी हाईएस्ट पॉसिबल पावर 2 हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर किसी की हाईएस्ट पॉसिबल पावर किसी की डिग्री 3 है, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ही आगे चलता रहता है, ओके। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 जो होती है वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ax प्लस b। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अब अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगी इक्वेशन, अगर इक्वल टू 0 हटा दूं तो ये रह जाएगी एक्सप्रेशन। आगे बात समझ में, ये जो अकेली है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये हो जाती है इक्वेशन, क्योंकि हमने इसे किसी चीज से इक्वेट कर दिया, ओके। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन।
समझ में आ गया? ओके अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 1 होगी और एक ही वेरिएबल यूज होगा। वेरिएबल क्या होता है? x y z जो होता है ये हमारा वेरिएबल होता है इन एनी इक्वेशन, यानी कि वो चीज जो कोई भी वैल्यू पिकअप कर सकती है, वो इंग्रेडिएंट इक्वेशन का जो कोई भी वैल्यू पिकअप कर सकता है, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि ax प्लस b, तो इसमें जो x है वो क्या है? वेरिएबल है। जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x और y है। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में आपने सुना होगा, है ना? कांस्टेंट क्या होता है? वो नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वो होता है कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो दैट इज नॉट द टॉपिक, ये 8वीं क्लास का टॉपिक है। आप कहोगे तो मैं बता दूंगी। ओके, फिलहाल आज इस कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। और 9th क्लास का भी अगर किसी ने डिटेल्ड में नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना एनसीईआरटी में जो जो दे रखा है सब घोल के पी जाना चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट या कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो उसका भी आप कह सकते हो कि 9th क्लास वाला भी हम वीडियो बना लेंगे। आगे आओ। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये है एक एग्जाम्पल का, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है दैट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आए, बट 1% चांस के लिए मैं मान लेती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने समझा होगा वही करेगा। मान लो आपको ऐसे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऑप्शन ए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, सही है। ऑप्शन बी दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी दे रखा है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ द अबव। आगे बात समझ में? अब आप बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो बेसिक सी बात है कि कोई हो सकता है बच्चा इनमें से किसी पे भी टिक कर दे क्योंकि उसको सही लग रहा हो, उसने पूरी तरह पढ़ा ना हो। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो बच्चा सही से नहीं पढ़ेगा सवाल को, वो ये गड़बड़ करेगा कि इसका जवाब वो गलत भर के आएगा। इसका जवाब नन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देती हूँ। मान लो सवाल ऐसे दे रखा है, ठीक है, ओके। ऐसे सवाल दे रखा है और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो बच्चा सवाल को ठीक से नहीं पढ़ेगा वो हो सकता है ये वाला टिक मारिया है, क्योंकि उसको तो ये लग रहा है कि भैया इसमें डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री एक्स की, पर वो ये नहीं देख पा रहा है कि इसमें 2 वेरिएबल्स है ना, एक एक्स है एक वाई है। कोई ये भी मार सकता है टिक, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ये तो इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो इन वन वेरिएबल तो यही वाली इक्वेशन हुई, उसकी नजर में ये वाली इक्वेशन भी ठीक रहेगी, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। तो आपको सवाल के एक एक शब्द को पहले समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। टाइम दो उसे पूरा, 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी चाहिए, तब आंसर मार्क करो। पहले आंसर मार्क कर दोगे तो आधा सवाल समझ में आएगा और उसके चक्कर में गलत आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ये जो ए के साथ, सॉरी जो एक्स के साथ यानी वेरिएबल के साथ जो ए लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं ए को इज इक्वल टू 0 रख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ जब x 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 0, तो अब ये बताओ ये वेरिएबल इसमें रहा कहाँ? जब वेरिएबल ही नहीं रहा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हुई। मतलब समझ रहे हो ना आप, वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। वेरिएबल नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही नहीं है। इसका मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखनी है आपको बात इस टॉपिक को करते टाइम। ठीक है, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर आप पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल आर नोन एज रियल नंबर। सो ये आप सब चीजें पहले कर चुके हैं रियल नंबर के बारे में। अब ये वाली इक्वेशन को देखकर बताओ ये क्या चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, ये क्या चीज है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज वेरिएबल नंबर 1, दिस इज वेरिएबल नंबर 2।
तो कितने वेरिएबल हुए, वेरिएबल नंबर 1 प्लस वेरिएबल नंबर 2, 2 वेरिएबल हुए, यानी दिस इज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये क्या है भाई, ये है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। ओके, अब देखो ये लीनियर है या नहीं है, ये कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो ये देखो कि इसके दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, कोई 2 पे तो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सिंपल, आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉरी दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एक टॉपिक और रह जाता है इसमें, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर में नहीं, इस पेज में खाली जितना मैंने लिखा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जब हम 2 लीनियर इक्वेशंस लेते हैं 2 वेरिएबल वाली, मान लो हमने लिया ax1 प्लस bx2 सॉरी प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल, सॉरी हमारा दिमाग भी पता नहीं कहाँ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू तो सेम आनी है। ऐसे सवाल कहाँ देखने को मिलते हैं, मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कहाँ आपको इसका यूज करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जैसे कि मान लो आपको पेन की कीमत दे रखी है और आपको पेपर की कीमत दे रखी है, या आपको किसी और चीज की दो कोई चीजें हैं, तो इसको आपने x मान लिया, इसको आपने y मान लिया। अब दो कंडीशन में दे रखा है कि उसने ऐसे मान लो दे रखा है कि उसके पास 1000 रुपए थे, उसने 10 पेन खरीदे और 20 पेपर खरीदे, तो इतना अमाउंट बना है ना, और इतने पैसे उसके बच गए, तो बताइए टोटल मतलब कैसे इस तरीके से सवाल बन सकता है। फिर एक दूसरी कंडीशन दे देंगे कि उसने 5 पेन खरीदे और 40 पेपर खरीद लिए, तो उसको क्या बना। मतलब सीधी सी बात यह है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें 2 सिचुएशंस दे रखी होती है और 2 चीजों की हमें वैल्यू निकालनी होती है। सिंपल, 2 सिचुएशन, 2 वेरिएबल हमें चाहिए होते हैं फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, सो इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब इसके बारे में भी क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो बताओ मुझे फिर कमेंट्स में। इसमें क्या होता है, 2 लाइंस होती हैं जिसमें हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमें जो बात करनी है वो ये करनी है कि अगर कोई लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है और वो x डिस्टेंस दूर है, गो, हाँ जी, तो कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें मैं मान के चल रही हूँ कि आप 9th पास आउट हो और आप 9th में अच्छे से आपने पढ़ाई करी है और आप अब समझ रहे हो ये सारे कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने पहले 9th वाला सिलेबस उठाया। 9th के टॉपिक्स मैं पहले पढ़ा रही हूँ, चाहती तो मैं मिक्स करके भी पढ़ा सकती थी, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अभी आप 10th क्लास में हो और आप अपना 10th भी कर रहे हो, ताकि हम जब तक 10th क्लास के सिलेबस पे पहुंचेंगे, आपने 1-2 चैप्टर 10th के कर लिए होंगे, बल्कि अब तक तो कर ही लिए होंगे आपने, आप अगले साल का 11th टारगेट कर रहे हो इसलिए, ठीक है। सो बेसिक सी बात मैं आपको बताना ही चाह रही थी कि हाँ, अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, जो कि इसको मैं एक अलग से आपको समझाती हूँ फिगर में। छोटा सा कार्टेशियन सिस्टम हम बना लेते हैं, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ओके। अब एक लाइन है जो कि y से दूर है, y से दूर है लेकिन पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल, पढ़ चुके हो ये आप 6ठी क्लास में। ये y से दूर है, y से d डिस्टेंस दूर है, तो इसकी जो इक्वेशन हम लिखते हैं हमेशा कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू d। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि d यूनिट्स की दूरी पर है, ठीक है, और इसका जो x है वो है कितना, x इज इक्वल टू d। अब आपको ये चीज हमेशा, और y की इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है, आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, तो बेसिक सी बात ये है कि इसका जो x एक्सिस पर जहां पर ये आती है वो d यूनिट्स पर आती है और बाकी y एक्सिस से पैरेलल है, तो हमेशा इसकी इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू d। इसी ये आपको याद रखना है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये पॉइंट यूज होगा, और अगर आप 9th पढ़ चुके हो तो आपको इसका रीजन मालूम है, नहीं मालूम है यू कैन कॉमेंट, ओके। नेक्स्ट ये वाला देखो कार्टेशियन सिस्टम, इसके अंदर ये x है, ये y है और ये है पैरेलल, ठीक है, किससे, x से, कितने यूनिट, k यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक k यूनिट की दूरी पर ये है, ठीक है, कितना, k यूनिट। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू k से दी जाती है, इतना ही इसमें लिखा हुआ है।
इसके अलावा एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इटसेल्फ, यानी एक्स एक्सिस की खुद की बताओ क्या इक्वेशन होगी, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो ये है कार्टेशियन सिस्टम, दिख रहा है आपको, है ना, कार्टेशियन सिस्टम, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, है ना। अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी इन द कार्टेशियन सिस्टम। तो हम ये जानते हैं कि इक्वेशन हम कैसे इसकी एक्सप्रेस करेंगे। हमें ये पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है। मान लो ये कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मानने की बात कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितने यूनिट दूर होगी, पहले तो अभी आपने पढ़ा कि हम हमेशा ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसको y इज इक्वल टू k यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी जो ये दूरी है वो है 0 यूनिट्स, है ना, क्योंकि ये तो पैरेलल है, ये लाइन है थोड़ी, ये तो हमने माना था कि ये है, बट ये अगर ये बिल्कुल एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा y यानी सॉरी यहाँ हमारा k हो गया 0 यूनिट्स और ये होने की वजह से y हो गया हमारा 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई y फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम y एक्सिस की भी निकालेंगे। y एक्सिस की देखो कैसे निकलती है, ये देखो y एक्सिस हम मान लेते हैं कि कोई एक लाइन है जो कि दूर है ना। y एक्सिस एक लाइन है जो कि y एक्सिस इटसेल्फ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे y एक्सिस इटसेल्फ की हम बात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि ऐसी कोई भी लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू डी होती है। डी होता है वो डिस्टेंस जितने ये दूरी पर है, और हम ये जानते हैं कि y एक्सिस से y एक्सिस यानी y एक्सिस खुद से कितनी दूरी पर है, 0 यूनिट्स की दूरी पर है, यानी कि d कितना हो गया 0 हो गया, यानी x कितना हो गया 0 हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी और नहीं भी आई होगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा स्पीड में चला गया, बट मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ये अज्यूम, मतलब अगर मैं यहाँ पे 8th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो टाइम चला जाएगा, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप बता सकते हो कि उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं, इनकेस पूरा चैप्टर छूट गया तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर कोई भी इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे ना तो a 0 हो सकता है ना b 0 हो सकता है, ये इक्वेशन होती है एक स्ट्रेट लाइन की। याद रखिएगा हमेशा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब अगर इफ इन केस अगर मान लेते हैं कि b 0 हो जाता है, b के 0 होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कार्टेशियन सिस्टम पे देखिए, ठीक है, इस तरीके से b क्या है, जो y के जो साथ है वो हमारा b है ना। तो अगर b हमारा 0 हो जाता है यानी y हमारा 0 हो जाता है, तो उस केस में ax प्लस सी हमारे पास बच जाएगा, है ना, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच जाएगा। अब ये जो प्लस सी है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस सी और ax इज इक्वल टू माइनस सी, और x क्या हो जाएगा माइनस सी बाय ए। अब ये माइनस सी बाय ए कहाँ आएगा जरा देखो, माइनस सी बाय ए आएगा है ना। सो इट विल कम पैरेलल टू द y एक्सिस, जो हमारी y एक्सिस है ना इसके पैरेलल एक पॉइंट आएगा यहाँ पर जो कि होगा हमारा माइनस सी बाय। तो ये सिर्फ तभी होगा जब हमारा b 0 हो जाता है। अगर आपका b जो है वो 0 हो जाता है यानी कि जो y एक्सिस है वो 0 हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो y एक्सिस है अगर वो 0 हो जाएगी तो उस केस में आपका यानी y एक्सिस का 0 पॉइंट आ रहा होगा ना यहाँ पर, तो उस केस में आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस आती है। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई आपको, और इसमें ये जो है ये इसका इक्वेशन निकल के आती है, द इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। आगे इतनी बात समझ ओके। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस प्रकार की इक्वेशन आपने देखी होगी। ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें m क्या है, c क्या है, m है स्लोप और ग्रेडियंट, और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, tan थीटा के फॉर्म में। tan थीटा क्या होता है ये तो आप जानते हैं, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका स्लोप यानी उसका हाइपोटेन्यूज का अगर आप निकालना चाहते हैं कि इसका स्लोप कितना है तो कैसे निकालते हैं, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते हैं, जो भी वैल्यू आती है वो आती है हमारी tan थीटा के बराबर।
जो भी वैल्यू आई एक्स बाय वाई मान लो कुछ भी है ना, और उसमें फिर हम थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। वो पूरा एक लंबा प्रोसेस है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारा कंसर्न इतना है कि हम ये याद रखें कि m है स्लोप और इसको निकालते हैं टेन थीटा से, बस इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो आगे पढ़ ली है तो वहां पे कॉट टेन सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टेन थीटा क्या है, टेन थीटा m है, m यानी स्लोप यानी ग्रेडियंट, यानी अगर मान लो कोई प्लेन सरफेस है तो इसका ग्रेडियंट कैसा होगा, इसका ग्रेडियंट 0 होगा, ये कहीं गिर नहीं रही। अब ये स्लोप ऐसे गिरने लगेगी है ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ग्रेडियंट, क्योंकि ये अगर कोई बंदा ऐसे खड़ा है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब मान लो उसकी टेंडेंसी ही ये है कि वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। वो इस डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करता, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो मैं स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। अगर ये बंदा जिसकी टेंडेंसी ऐसे मूव करने की है, ठीक है, वो इधर मूव करेगा, ऐसे एक सरफेस पे मूव करेगा, तो उसको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, तो 0 ग्रेडियंट है ना। अब अगर ये बंदा ऐसे सरफेस पे मूव करता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट, है ना। इसको बिल्कुल फोर्स लगानी ही नहीं पड़ेगी, उल्टा फोर्स इस पे लगेगा ताकि ये गिरे नीचे। अगर ये ऐसे चल रहा है, आपने कभी ऐसे ढलान वाले सरफेस पे से आप नीचे उतरे हो तो आपको पता होगा कि जब आप नीचे उतर होते तो आपका फोर्स तो लगता ही नहीं, उल्टा कहीं एक्स्ट्रा फोर्स हो जाता है जो आप पे लगने लग जाता है और आप ऑटोमेटिकली नीचे गिरने लग जाते हैं ऐसे सरफेस पे। अब यही बंदा है, इसकी टेंडेंसी ऐसे चलने की है, तो अगर ये इस सरफेस पे चलेगा तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं एक एग्जांपल आपको एक रिलेटेबल थिंग बता रही हूँ कि एग्जाम टाइम में ऐसे भी याद रख लेना कि नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप कब होता है, 0 कब होता है। अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी ढलान वाले सरफेस पे चढ़े हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इवन अगर हम जीने पर भी चढ़ते हैं तो हमें अच्छा खासा वर्क करना पड़ता है चढ़ने के लिए। तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ढलान ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ढलान गिरता हुआ है तो ये नेगेटिव स्लोप है, अगर ढलान है ही नहीं तो ये 0 स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला तरीका m = tan थीटा, ये याद रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे tan थीटा के बारे में, और इस चैप्टर में जितनी जरूरत है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेप्थ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम किसी एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हमें उतना पढ़ना है जितनी जरूरत है। फिर C है इंटरसेप्ट, यहाँ जो C दे रखा है यह है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी स्लोप, मान लो ये चढ़ता हुआ स्लोप है, ये चढ़ता हुआ स्लोप किसी एक्सिस को कहाँ काट रहा है, ये होता है इंटरसेप्ट। ये पॉइंट है C, समझ गए आप। एक्सिस को कहाँ काटेगा वो पॉइंट है C, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि हम y की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो y = mx + c में m है स्लोप, c है इंटरसेप्ट और x है वेरिएबल, समझ गए। अच्छा, अब कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, ये एक और कॉन्सेप्ट है। कंकरेंट लाइंस क्या होती है, कंकरेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि किसी एक पॉइंट पर मिल रही हो। ये 3 स्ट्रेट लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर मिल रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंकरेंट लाइंस, ठीक है। आगे समझ में, ओके को हाँ जी। तो दो बेसिक सी बातें, और बेसिक तो नहीं है, खैर कंसेप्चुअल बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं, इनको आप देख लीजिए। होमोजेनस इक्वेशन को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं x² + 2hxy + by² = 0, जो कि ओरिजिन से पास करेगी। और इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² r² होती है, जहाँ सेंटर 0 0 पे लाई करेगा, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। बट मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपने देख लिया, दैट इज ओके। इस वीडियो को खाली देखने से इस चैप्टर के सवाल सॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सवालों में जो चीज यूज होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। मतलब एक आध सवाल हिल जाएगा, इससे हो जाएगा, पर 1-2 सवाल से ज्यादा होने की कैपेसिटी नहीं है। तो अगला वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल्स, इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस किस नेचर के होते हैं। क्योंकि अक्सर आपने सवाल देखे होंगे, वो ये देखे होंगे कि मान लो 49 पेन्स खरीदे और 50 बुक्स खरीदी, तो बताइए टोटल प्राइस कितना है। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को करके हम अंदाजा लगाएंगे कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम अगले वीडियो में एग्जांपल्स करेंगे। सो पार्ट 2 के नाम से मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। पार्ट 1 में ये सारा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था, आई होप आपने कर लिया, ओके। इसमें से जो जो मैंने बताया है, फैक्चुअल बातें, कंसेप्चुअल बातें, उसे नोट कर लेना, और जो जो सॉल्यूशन वाली चीजें हैं वो भी नोट कर लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर
it with your friends. Okay, thank you. And if you have any query, then you can comment in the